अस्सलाम वालेकुम, सर्च न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोकर और मैं हूं उरूज फातिमा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब, हमें इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन सुम आमीन। कोयटा में चेयरमैन कश्मीर कमेटी इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्कूल तो उस पे E1 लिखा गया, फिर दोबारा उन्होंने, मैंने कुछ नहीं किया ना, मैंने विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स 48 घंटे के अंदर फिर मैं जर्मनी में था, म्यूनिख में था, फिर वहां से कोशिश की, मेहनत की। तो अगर कोहाट का एक बच्चा वहां जा सकता है, 2013-18 के इलेक्शन में के बाद जो असेंबली बनती है उसमें स्पीकर का कैंडिडेट बन सकता है, फिर इंटीरियर, सेफ्रॉन, नारकोटिक्स और अब कश्मीर कमेटी का चेयरमैन अगर मुझे रब बना सकता है, तो फिर द यूथ ऑफ पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बच्चों के लिए मैसेज यह है कि अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया खातिमुन नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल नबूवत की जिंदगी, वो दौर जाहिलियत और वो अरब के वो बद्दू वहां पे जब पैदा हुए तो वहां पे कोई दुनिया की हर नेमतें थी क्या? वहां पे अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी थी? कुछ नहीं था। अपनी कमिटमेंट से और फिर असहाबा किराम पर उन्होंने इन्वेस्ट किया और दुनिया की तारीख बदल दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा, पाकिस्तान के पास भारत की दहशत गर्दों को माली मुआवनत के सबूत मौजूद हैं। World is calling India out. Karan, that's the reality. Kashmiris can't bear the thought of being Indian. कश्मीरी हिंदुस्तान से नफरत करते हैं। करण, भारतीय सहाफी करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कश्मीर, इलाकाई सलामती और दीगर अहम मौजूदात पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की वजाहत की। उन्होंने कहा कि भारत ने दहशत गर्दों को माली इमदाद फराहम की। APS हमले का मास्टरमाइंड भारतीय एजेंसी राज से राब्ते में था। दहशत गर्दों को भारत से फोन कॉल्स की गयी। The Army Public School Attack 2014, Malik Faridun, who masterminded this attack from Jalalabad, was in touch with handlers at the Indian consulate as Pakistan's children, 144 children were being massacred. उनका कहना था कि ईरान एक पड़ोसी मुल्क में मौजूद सफारत खाने के जरिए चीनी कौंसल खाने, PC गवादर और स्टॉक एक्सचेंज पर हमला कराया। चीनी कौंसलेट हमले में मुलव्वस असलम अच्छू का नई दिल्ली में इलाज कराया गया। 2019, the Indian embassy funds were used, more than $1 million to effect the merger of the TTP. Congratulations to the RNAW, they've succeeded in creating an organization to kill Pakistanis. मोईद यूसुफ ने कहा कि राह अफसरान की निगरानी में अफगानिस्तान में TTP और दहशतगर्द तंजीमों को जम किया गया। Karan, the Pakistani Taliban, the TTP have just merged with 4 other organizations, Jamaat-ul Ahrar, Harkat-ul Ansar and a couple of others. समझौता जैसी दहशतगर्दी में मुलव्वस हिंदू प्रस्त दहशतगर्दों को भारतीय अदालतों ने रिहा कर दिया। India and Kulbhushan Yadav are dragging their feet on appointing the lawyer. You appoint a lawyer, has to be a Pakistani lawyer, appoint the lawyer and get the documents. उन्होंने मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर के सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए और वादी में गैर इंसानी फौजी मुहासरे को खत्म किया जाए। मोईद यूसुफ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासब की तब्दीली का कानून खत्म और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को रोका जाए। उनका कहना था कि पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन भारत की हिंदुत्वा हुकूमत की जालमाना पॉलिसियां हाइल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी हुकूमत तोसी पसंदाना पॉलिसियों की वजह से खित्ते में तनहा रह गई है। भारत की कश्मीरियों पर बर्बरियत और फौजी मुहासरे को खत्म किए बगैर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। भारत दहशतगर्दों का सरपरस्त चाइनीज कॉन्सुलेट, PC गवादर, कराची स्टॉक एक्सचेंज और आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमलों के लिए माली मुआवनत के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की तंजीम नौ के लिए भारतीय एजेंसी रॉ ने $10 लाख खर्च किए, ये भी वाजे कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार तारिक पीरजादा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तारिक पीरजादा साहब, बहुत शुक्रिया आपका।
सर, भारत का मकरू चेहरा पहले अमेरिकी जरीदा और फिर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने बड़ा खुलकर बात की और भारतीय ही जर्नलिस्ट से बात की और बड़ा वाजे कर दिया भारत के दहशतगर्दी के सबूतों को। आप बिल्कुल दुरुस्त आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी तफसील से भारतीय दहशतगर्दी का जिक्र किया है, लेकिन मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं और आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि इस इंटरव्यू में मोईद यूसुफ ने कश्मीर में इस तस्वाब राय अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत जो कि होना है उसका जिक्र किया है कि नहीं किया है, क्योंकि जो आपके टेलीविजन पे खबर आ रही है उसके मुताबिक इन्होंने सब कुछ कहा है उस इंटरव्यू में, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत यहाँ पर इस तस्वाब राय या प्लेबिसिट कराने का जिक्र मुझे नजर नहीं आया। लेकिन बाकी बातें बिल्कुल दुरुस्त है, भारत एक दहशतगर्द रियासत है और मोईद यूसुफ ने दूसरी बात ये भी की है कि भारत को एक दहशतगर्द रियासत ने कहा। भारत दहशतगर्दों का सरपरस्त तो कहाँ है, लेकिन आप देखिए जब इंडिया बात करता है तो वो सीधी एक बात करते हैं, सरपरस्ती की बात नहीं करते, वो कहते हैं पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है। और लिहाजा ये दो खला है, कमियां हैं उसके इंटरव्यू में, लेकिन बाकी बातें ये एबीसी पर हमले में, गवादर में और जगहों पर, चाइनीज काउंसलेट में और हिंदुस्तान में जो पैसे लगाए हैं, जो रुपया खर्च किया है उनकी रॉ एजेंसी ने, और कुलभूषण यादव 462 इंसानों का कातिल और उन पर हमले कराने का मोहतमिम और मुस्तहिम वो हमारे कब्जे में है, उसका जिक्र भी जरा नुमाया अंदाज में होना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूं जो उन्होंने मोईद ने आखिर में एक कहा है कि अगर जब तक कानून खत्म नहीं होता और वो आबादी तब्दील करने का कानून और दूसरे कानून तब्दील नहीं होते, मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सकते या जुल्म खत्म नहीं होता, ये भारत से मुज़ाकरात तो सिर्फ प्लेबिसिट इतना स्वाद राय के मसले पे होने, बाकी जो है उसका तो कब्जा है, वो चीजें तो कम हो ही नहीं सकती, और वो कम होने तो मुज़ाकरात किस चीज पर होने हैं, क्योंकि भारत उस कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आप असल में जो बात कर रहे हैं वो बातें तो सारी दोस्त है, एक गवादर की पीसी पे हमला हो गया, एपीसी पे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सारे बॉम्बलान चलाए हुए हिंदुस्तान के। मैं समझता हूँ कि हम जो लाइन ले रहे हैं भारत के खिलाफ, क्या खुदा के लिए किसी तरह मुज़ाकरात शुरू करें, तो उसके लिए जो हम रास्ता इख्तियार कर रहे हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत वो जो 48 और 49 वाली करारदादें हैं उनके तहत इसका स्वाब राय का रास्ता नहीं है, बल्कि ये मुज़ाकरात है कि किसी तरह आप ये जुल्म सितम मत करें तो हम आपसे बातचीत शुरू करें। किस चीज की बातचीत शुरू करें इसकी वजाहत नहीं है। ठीक है, तारिक पीरजादा साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा। सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन नुसरत मिर्जा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नुसरत मिर्जा साहब, बड़े वाज़ेह तौर पर मोईद यूसुफ साहब ने भारत का मकरू चेहरा तो बेनकाब किया, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो कश्मीर है और कश्मीरी हैं वो दोनों भारत के साथ और भारत के ज़ेरे तसल्लुत नहीं रहना चाहते। भारत ने जो वहां पर डोमिसाइल की तब्दीली का बिल पास किया, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, इसको अब बंद होना पड़ेगा। बड़े वाज़ेह तौर पर फिर पाकिस्तान में जो आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला, अफगानिस्तान से दरअंदाजी और दीगर मामला जो भारत कर रहा है, और कुलभूषण यादव तक का भी जिक्र किया है। देखिए, पाकिस्तान ने अब ये प्रोएक्टिव एक्शन शुरू कर दिया है, जो कि एक अच्छी खुशाइन बात है, और मोईद यूसुफ के बारे में बहुत से बात थे, लेकिन अब वो जिस अंदाज से फ्रंट फुट पे खेलने लगा है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और इसमें ये बुनियादी तौर पर तो जिस तरह से अब ये 1.5 साल हो गया है वहां पर कर्फ्यू का, तो इससे तो हो गया कि वो कश्मीर के लोग इंडिया के साथ में नहीं रहना चाहते, तो रेफरेंडम हो गया। तो अब ये तो अब कंप्लीटली ये तय हो गया कि जो कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ में शामिल हैं। और जो हमने नक्शा, उसने बेहतरीन ये काम किया है कि जो हमने नक्शा पास कर दिया है, उसके बाद में हमने अपना ये हक अपना ये जो असूल था कि साहब वो 1.5 साल से आपने जो है वहां पर कर्फ्यू कर रखा है, इसका मतलब है कि वहां का एक आदमी भी आपके साथ नहीं है। तो वो अब उसके अलावा जो आपने देखा कि जो फारूक अब्दुल्ला है उसने ये कहा कि अगर चाइना के लोग आएंगे तो वो वेलकम करेंगे, आप हम उन पर अगर आप पर हमला करेंगे। तो इस लिहाज से सारी बात महबूब वक्ती हो गई, पुराने हो गए, उन्होंने बहुत मजे कर लिए, लेकिन अब जिस तकलीफ से वो लोग गुजर रहे हैं, जिस अजीज से वो लोग गुजर रहे हैं, तो वो सब ने मुश्तरका फैसला कर लिया। अब उसको मोईद यूसुफ साहब ने जिस अंदाज से उसको बयान किया है वो एक शानदार है और उसको हम तारीफ करते हैं।
दूसरी बात जो उन्होंने उसके जो आप कह रहे हैं कि वो जो उन्होंने कहा कि जोड़ों का जो दहशतगर्दी वो कर रहा है, तो वो अब पाकिस्तान ने जो FATF में ये सवाल उठाया है कि इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, तो वो आपको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए इनको, इसलिए कि वो बिल्कुल खुला धड़ल्ले के साथ में गड़बड़ कर रहा है। इनफैक्ट आप देखे हैं सही। नुसरत मिर्जा साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तारिक पीरजादा साहब, जैसे कि आपने मुज़ाकरात की बात की और मुज़ाकरात की बात भी की और मुईद यूसुफ ने, लेकिन क्या भारत मुज़ाकरात के लिए कभी संजीदा हो पाएगा? तो मसला यही है जिसकी तरफ आपने तो सवाल में इशारा किया है। मसला तो हाँ मुज़ाकरात जिसका मकसद कश्मीर में एक तस्वाबे राय अक़वाम मुत्तहिदा की 48 और 49 की करारदादों के तहत होना है, उसके मुताबिक मुज़ाकरात की बात है। लेकिन जिन मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहे हैं उसका तो मकसद ही कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप बराह रास्त पहला मुतालबा ये नहीं रखते कि जनाब फौरी तौर पर कश्मीर पर कब्जा छोड़े और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो यहाँ तस्वाबे राय होना है उसके मुतालिक मुज़ाकरात शुरू किए जाए। और वो मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं मैं उसकी वजाहत कर दूं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक यहाँ पर दोनों मुल्कों की कश्मीर में अफवाज है, उस जमाने में थी 48 और 49 में, तो उसमें ज्यादा इल्जाम ये था कि बाहर से आए हुए पाकिस्तान की तरफ से जो कबाइल के लोग हैं और दूसरे हैं वो थे, इस तरह हिंदुस्तान की फौजें थी, उन दोनों को दोनों तरफ से निकलना था। अगर तो इन बातों पर बात होनी है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की बात होनी है फिर तो मुज़ाकरात का कोई मकसद है, वरना तो पाकिस्तान के पास अस्करी रास्ता इख्तियार करने के अलावा या कश्मीर की तहरीक आजादी की मदद करने के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। आप देखें कि उसने क्या किया है अज़रबैजान ने। आप पहले जमीन पर जो अपनी जमीनी हक़ाइक़ है उसको अपने मफाद की तरफ लेकर आते हैं। उन्होंने एक कार्रवाई की, 28 साल इंतजार किया और यही बात उसके इल्हाम अलीयफ ने जो अज़रबैजान की बड़ी दिलचस्प बात है, उन्होंने कहा हमने 28 बरस इंतजार किया। बिल्कुल ठीक बात है, एक लंबा इंतजार किया है। तारिक मिर्जा साहब आपके पास भी आता हूं एक सवाल के साथ, इससे पहले जरा नुसरत मिर्जा साहब से भी एक चीज जानूं। नुसरत मिर्जा साहब, 27 फरवरी का भी जिक्र किया मुईद यूसुफ साहब ने, कुलभूषण यादव का भी जिक्र किया इस हवाले से, फिर जो आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाकया जिस पर पूरी दुनिया रंजीदा थी, इंडिया का हाथ उसमें मुलविस पाया जाता है। इसके साथ साथ जरा ये भी वाजे कीजिएगा कि अमरीकी जरीदे ने बड़े इंपॉर्टेंट इंकशाफात किए थे भारत के हवाले से, भारत और दाइश के गठजोड़ के हवाले से। क्या समझते हैं, क्या अब इसी मामले को, इसी नैरेटिव को लेकर दुनिया में जाना आसान होगा? देखिए मामला ये नहीं है, इस वक्त अमेरिका का वो बगल बच्चा है, इंडिया जो है इंडिया का बगल बच्चा है, तो इस लिहाज से वो उसके 100 गुना माफ है। तो अब वो उनके दरमियान में जो मायदा हो गया है, बैक मायदा हो गया है, जिसके मतलब ये होगा कि वो अमेरिका का वो एक सबऑर्डिनेट एक मुल्क बन गया और अमेरिका उसको इस्तेमाल करेगा चाइना के खिलाफ, चाइना और खिलाफ जंग करवाएगा, दोनों तबाह हो जाएंगे। तो और अमेरिका अपनी जो है सुपरमेसी से बाहर करेगा। तो वो इस तरह से इस वक्त तो वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान ने जो मौका अख्तियार किया है और जो नई जो अपनी चेस बोर्ड बनाई है उसमें जो है ईरान को शामिल किया है, तुर्की को शामिल किया है, कतर को शामिल किया है, मलेशिया को शामिल किया है। तो इस तरह से पाकिस्तान ने अब खुलकर जो है दूसरा गेम खेलना शुरू कर दिया और चीन तो है साथ में, रूस को भी शामिल किया है। तो अब जो है कि एक नया जो ब्लॉक है वो बन रहा है और उसके साथ में पाकिस्तान जिस अंदाज से खेल रहा है और जो पुरएतमाद हुआ है, जैसे मुईद यूसुफ जैसे आदमी ने जो है ये बात शुरू कर दी है, तो इसका मतलब है कि हमने अब फ्रंट फुट पे खेलना शुरू कर दिया है, आगे बढ़ के खेलना शुरू कर दिया है। तो ये खेलने का मतलब ये है कि हमने अपनी बातें जो असल में जो अभी तक हम डगी चुकी बातें करते थे, अब वो खुलकर बातें हम करने लग गए हैं सरकारी सतह पर। हम तो करते थे, हम सच्चे टीवी को ये एजाज हासिल है कि हमने हर वक्त में जो है उनको खुला हमने जो है इनको अब सिर्फ सच टीवी को एजाज हासिल है। पाकिस्तान के इतने 70 चैनलों में किसी और के पास ये एजाज नहीं है कि हमने जो है इतना बढ़कर चर्च कर जो इंडिया के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा था वो हमने
प्रोपेगेंडा नहीं था। हमने जो हकाइक बयान किए हैं उनकी, जो दहशतगर्दी के हवाले से, पीएस के हवाले से और जो दूसरे हवाले से जो कुछ भी उन्होंने बदमाशियां कर रखी है और वो कर रहे हैं, तो उसमें हम उनको अभी तो हमने उनको मौका दिया है कि साहब आप ये कर ले ताकि हम उसको नुमाया कर सके। अब इस दूसरा मरहला ये आ गया कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें, तो अब इस वक्त कार्रवाई के बाद है मोईद यूसुफ का जो बात है, ये सिग्नल भी है कि वो अब ये हम पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ जो है कोई बड़ी कार्रवाई करने को तैयार बैठा हुआ है। जी नुसरत मिर्जा साहब, दो चीजें आपसे। एक, भारत की दहशतगर्दी की माली मुआवनत के सबूत मौजूद हैं। जाहिर है कि ये खाली हम नहीं कह रहे, अब तो ये पूरी दुनिया भी कह रही है। तो क्या FATF का प्रेशर पाकिस्तान गैर जरूरी तौर पर बर्दाश्त कर रहा है? वहां पर भारत खुद बैठा है। एशिया पैसिफिक ग्रुप में जो रिपोर्ट मुरतब की गई, वहां जर्मनी, न्यूजीलैंड और अमेरिका के साथ साथ भारत भी मौजूद था। तो एक ऐसा मुल्क जो खुद दहशतगर्दी कर रहा है, टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, वो पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट मुरतब करने के लिए मुआवनत करेगा? देखिए, आपने इसराइल तो भी ऐसे ही कर रहा है ना, जो इसराइल ने क्या कर रखा है फलस्तीन के साथ में, लोग वो साथ में इस तरह से ये भी करेगा। लेकिन ये फलस्तीन और इस्लाम में फर्क है। इसको इतना हम कूटेंगे कि याद करेगा कि जो इनके गुलाम लोग हैं, इनको गुलाम बनाने ना चाहिए, ये नहीं मानेंगे। इनके पास बहुत पैसा आ गया है। अभी थोड़े दिनों के बाद में इनकी जो पिटाई हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, जब तो इनका सारा ये गुलामी पे दोबारा से हम इनको ले लेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो सूरत हाल है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जो कुछ भी करना है कर लें, क्योंकि उस पाकिस्तान को एक बिल्कुल एक मौका दिया है कि इसका जो है असल चेहरा सामने आ जाए। जितना भी खेल खेलना चाहते हैं अपनी बदमाशी का, वो सारी चीजों को चेहरा दिखा दिया है हमने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत मिर्जा साहब, सीनियर तजियाकार तारिक पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने तजिए से हमें आगाह कर रहे थे। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फाज इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप लगा लें पंजाब की कीमत और 1400-1500 रुपए वो सिंध में थी, तो जाहिर है कि जिधर 400-500 रुपए की एक बोरी में फर्क हो, तो किस तरह वो उधर अपने मुल्क में ही वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, सिंध हुकूमत ने जिस वजह से भी उन्होंने किया है, वो जाहिर है कि मैं यही कहूंगा कि वो बदनीयती पे वो था। बदनीयती उनकी जो सियासी बदनीयती थी, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने रोके रखा रिलीज को, गंदम की रिलीज को। उससे हुआ क्या कि उनके अपने सिंध के अवाम को भी तकलीफ पहुंची। उन्होंने वो महंगा आटा खरीदने पे मजबूर किया उन्होंने, लेकिन फाइनली उनको अकल आ गई है और उन्होंने आज मेरा ख्याल है फैसला किया है कि वो गंदम रिलीज करना शुरू करेंगे 16 तारीख से या 15 तारीख से। तो उससे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब वो जो एक पंजाब से जो ऊपर की तरफ जो जा रही थी, जो आटे की वो एक, मैं स्मगलिंग तो नहीं कहूँगा क्योंकि अपने मुल्क में आप स्मगलिंग थोड़ी करते हैं, लेकिन वो जो कीमतों का फर्क था उसकी वजह से ये पूरे प्राइस अक्रॉस द कंट्री उस पर ये। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं 16 अक्टूबर का जलसा फैसला कौन और अवामी रेफरेंडम होगा। मरियम औरंगजेब ने कहा हुकूमत भागने का आखिरी मौका तलाश कर रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी के मौका पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत समेत कारकुनान की बड़ी तादाद अदालत पहुंची। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना था कि इस वक्त ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी में 16 अक्टूबर का जलसा मौजूद बहस है। हुकूमत पहले कंटेनर पर और अब कंटेनर लगाकर सियासत कर रही है। 16 अक्टूबर का जलसा लाजमी होगा, हुकूमत जो मर्जी कर ले। हुकूमत अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर चोरी के आखिरी मौके तलाश कर रही है। जिन्हें मर्जी कंटेनर लगा लें। पहले कंटेनर पर चढ़कर मुल्क के खिलाफ साजिश की, अब वजीर आजम की कुर्सी पर सिलेक्ट होकर मुसल्लत होकर कंटेनर लगाए जा रहे हैं गुजरांवाला के जलसे के लिए। तो जो मर्जी कर लें, जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अब ये आइन की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान की आवाम का रद्द अमल है। हुकूमत जो है वो जा चुकी है, क्योंकि जिस किस्म के बयानात कराए के तर्जुमानों के और वजीर आजम सिलेक्टेड के आ रहे हैं, तो हुकूमत तो घर जा चुकी है। अब इस वक्त सामान समेट रही है अपना, और जो आखिरी चोरी हो सकती है वो कर रही है। एहतसाब अदालत में साबिक वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 16 अक्टूबर का जलसा फैसला कुन होगा। हुकूमत ने 2.5 साल तक मुल्क को माशी तौर पर नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। गुजरांवाला में इस और नालायक टोले को जो है वो अलविदा कहेंगे और वो एक रेफरेंडम होगा। अहम
पेशियों के मौके पर आहते अदालत में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। कैमरामैन मुबशर रजाक के साथ नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले गुजरावाला जलसे को रोकने के लिए ओछे हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं, बैनर्स उतारे जा रहे हैं, कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है और हुकूमत जानती है कि अवाम हमसे तंग है। उनका मजीद कहना था, अपोजिशन ने जलसों के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। मुझे यकीन है हुकूमत लॉन्ग मार्च से कबल गोल हो जाएगी। जलसे करना ये हमारा आईनी हक है। ये हक पाकिस्तान का आइन इस मुल्क के हर शहरी को देता है। ये हमारे आईनी हकूक है। हुकूमत हम पे कोई एहसान नहीं कर रही। गुजरावाला में बैनर्स उतारे जा रहे हैं, अपोजिशन के पार्टियों के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये हुकूमत का मकसद तो सिर्फ यही है कि लोगों को रोका जाए। लेकिन जो हालात है इस वक्त, अवाम जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, जो महंगाई से गुजर रहे हैं, जौक दर जौक अवाम उसमें शामिल होंगे। हमने अक्टूबर का प्लान सामने दिया, नवंबर का दिया, दिसंबर का दिया और फिर जनवरी में इस चीज का भी ऐलान किया कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए, मुश्तरका एलामिये पर अमल ना किया गया, तो हम फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करते हुए आएंगे। ये एक न्यूक्लियर ऑप्शन है। ये न्यूक्लियर ऑप्शन मुनासिब मौका आने पर इस्तेमाल की जाएगी। बहुत बहस मुबाहिसा हुआ इसके ऊपर एपीसी के अंदर, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये लॉन्ग मार्च की नौबत जिस वक्त तक आएगी, उससे बहुत पहले इस हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल हो चुका होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असाजात रेफरेंस में शहबाज शरीफ को 1 हफ्ते के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 27 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस पर समाअत की। जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर शहबाज शरीफ को अदालत के रूबरू पेश किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर उस्मान जी राशिद एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ से मनी ट्रेल से मुतालिक तफ्तीश करनी है, लिहाजा अदालत जिस्मानी रिमांड में तौसीह का हुक्म दे। शहबाज शरीफ और उनके वकला की जानिब से जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की गई। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को 1 हफ्ते के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया, जबकि अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 27 अक्टूबर तक तौसीह करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कैमरामैन मुबशर रजाक के साथ नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के असासों की जब्तगी पर 29 अक्टूबर तक अमल दरामद मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की जब्तगी के मामले पर नवाज शरीफ की जायदाद, कंपनीज में शेयर जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। समाअत के दौरान तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा, नवाज शरीफ की जायदाद और असासों की जब्तगी पर अमल दरामद जारी है, जिस पर एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के असासों की जब्तगी पर 29 अक्टूबर तक अमल दरामद का हुक्म दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत में पेश नहीं हुए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत में पेश न हुए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जाली अकाउंट्स केस में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। मुल्जिम अब्दुल गनी मजीद को अदालत में पेश कर दिया गया। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर अदालत में पेश न हुए। नैब ने गवाहों को अदालत में पेश कर दिया। जज आजम खान ने इस्तफसार किया कि मुल्जिम कहाँ है। अब्दुल गनी मजीद ने कहा कि बताया जा रहा है हड़ताल है। जज आजम खान ने कहा कि जो मुल्जिम पेश नहीं हुए उनके वारंट्स जारी करेंगे। मुल्जिम अब्दुल गनी मजीद ने इस्तदा की कि अभी कुछ देर इंतजार कर लें। आसिफ जरदारी के वकील फरूक अचनायक अदालत में पेश हुए। बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने फरूक अचनायक को भी बाहर जाने की दरखास्त कर दी। फारूक अचनायक कमरा अदालत से वापस बाहर चले गए। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। न्यूयॉर्क में पीआईए का असासा रोजवेल्ट होटल क्यों बंद हुआ? चेयरमैन नैब ने नोटिस लेकर डीजी नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नैब ने हिदायत दी कि होटल बंद होने की तहकीकात की जाए, पाकिस्तान को मुबैना लाखों डॉलर नुकसान की वजूहात का जायजा लिया जाए, कोताही बरतने वालों और होटल को मुनाफा बख्श बनाने के लिए काम न करने वाले जिम्मेदारान का तयन किया जाए। चंद रोज कबल न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी होटल को बंद करने का फैसला सामने आया था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने लाहौर मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम आबिद मलिक को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। जुडिशल रिमांड के दौरान मुल्जिम की शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल किया जाएगा और वाकये का दूसरा मुल्जिम शफकत पहले से ही जुडिशल रिमांड पर जेल में है।
ज़ाती दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में सानिया मोटरवे के मुल्ज़मान शफकत और आबिद मलिक को पेश किया गया। मुल्ज़मान को सख्त सिक्योरिटी हसार में दहशतगर्दी अदालत लाया गया, जबकि पुलिस ने दूसरे मुल्ज़िम शफकत से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिस पर अदालत ने 28 अक्टूबर तक इसे शनाख्त पेड के लिए जेल भेज दिया। मोटरवे सानिया के मरकजी मुल्ज़िम आबिद मलिक को रिमांड के हुसूल के लिए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्ज़िम की शनाख्त के बाद इसे 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और हुक्म दिया कि मुल्ज़िम की शनाख्त पेड के लिए जेल में इंतजाम किए जाएं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुल्ज़िम आबिद अली को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। कहा, मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्ज़िम गिरफ्तार हो चुका। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी पर आईजी पंजाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मज़ीद खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में जामिया फारूकिया के मोहतमिम मौलाना डॉक्टर आदिल खान और उनके ड्राइवर के कत्ल का मुकदमा शाह फैसल थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीश सीटीडी को मुंतकिल कर दी गई। SHO शाह फैसल कॉलोनी की मुद्दियत में दर्ज मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई है। FIR के मुताबिक 15 पर फायरिंग की इत्तला रात 7:45 बजे मौसूल हुई और 8:50 पर पुलिस जायवकुआ पर मौजूद थी। FIR के मुताबिक 3 मुल्ज़िमान ने गाड़ी पर पिस्तौल से फायरिंग की और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। एक मुल्ज़िम ने शलवार कमीज और 2 ने पैंट शर्ट पहन रखी थी। जायवकुआ से 9mm में गोलियों के 5 खौल मिले थे। जामिया फारूकिया के मोहतमिम मौलाना डॉक्टर आदिल खान की ड्राइवर समेत शहादत के वाक़े में अहले खाना ने मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक अहले खाना ने इंदराज मुकदमा से इनकार का फैसला मौलाना आदिल खान के रफ़का से मशवरे के बाद किया। वफाकी हुकूमत के कर्जों में एक साल के दौरान 3,419 अरब रुपए के इजाफे का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद मुल्क का मजमूई कर्जा बढ़कर 35,669 अरब रुपए हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क के मजमूई कर्ज के अबूरी अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक अगस्त 2020 तक विफाकी हुकूमत का मजमूई कर्जा 35,659 अरब रुपए हो गया, जबकि अगस्त 2019 में पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 32,240 अरब रुपए था। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का मकामी वाजिबुल अदा कर्ज 24,100 अरब रुपए हो गया है, जबकि अगस्त 2020 तक पाकिस्तान का मकामी कर्ज 22,014 अरब रुपए था। मरकजी बैंक के मुताबिक गुज़श्ता एक साल के दौरान पाकिस्तान के मकामी कर्ज में 2,086 अरब रुपए का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 11,559 अरब रुपए हो गया है। बढ़ती महंगाई ने आवाम के होश उड़ा दिए। खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। शहरी मुनाफाखोर माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। मसाला जात की कीमतों में इजाफे से खानों के जायके फीके पड़ गए। सिंध हुकूमत ने महंगाई का जिम्मेदार विफाक को करार दे दिया। मुर्तजा वहाब बोली कि विफाकी हुकूमत खुद माफिया चला रही है। बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया। रियासत मदीना बनने से पहले चीनी 55 रुपए थी। वजीर आजम ने नोटिस लिया तो चीनी 80 तक जा पहुंची और अब चीनी सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है। मुल्क में महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी जरूरियात जिंदगी की तरह आटे की कीमतों को पर लग गए। आटे की बढ़ती कीमतों से मजदूर और दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है। नाश्ते में अंडे का इस्तेमाल ज्यादा होता है। मौसम के तब्दील होते ही अंडों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है और प्रोटीन के हुसूल का बड़ा जरिया अवाम की पहुंच से दूर हो गया है। अलमदार बलोच रिपोर्ट करेंगे। मंडे से संडे खाएं रोज अंडे। माहिरीन का कहना है कि रोजाना नाश्ते में अंडे का इस्तेमाल सेहत के लिए बेहतरीन है। सर्दियों का मौसम आते ही अंडों की मांग में इजाफा हो जाता है। शहरी घर में अंडा उबालकर इस्तेमाल करते हैं और नाश्ते में फ्राई और ऑमलेट अंडा भी पसंद किया जाता है। 6 से 7 अफराद के घर में रोज के 1 दर्जन अंडे इस्तेमाल हो जाते हैं। शहरियों का कहना है कि अंडा नाश्ते का अहम जुज है। अब ये भी महंगा हो गया है। बच्चों के लिए लाजमी ये सुबह उठ के तो नाश्ते में अंडा ही मांगते हैं और कोई चीज नहीं मांगते हैं। जो 100 रुपए का दर्जन था तो अब ये 150 पौने 200 की तरफ चला गया है, तो बजट पे तो असर पड़ेगा। रोज का आइटम है ये। बच्चों का कहना था अंडे के बगैर नाश्ता अधूरा है। पहले रोज अंडा खाते थे, अब महंगे हो गए। हफ्ते में 2 से 3 दफा खाने को मिलता है। पापा जो है ज्यादा से ज्यादा अंडे होते थे तो ले आते थे, रोजाना का हमारा खाना था। बहुत महंगा हो गया। पहले हम लोग 10 रुपए का एक अंडा लेते थे। शहरियों ने शिकवा किया कि हुक्मरान महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए हैं। माफिया गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है।
शहरी कहते हैं कि 7 से 8 रुपए बिकने वाला अंडा अब 15 रुपए पर पहुंच गया है। क्या करें, बच्चों की भी ख्वाहिश पूरी करनी है, वो नाश्ते में अंडा मांगते हैं। तो हुक्मरानों से ये अपील है कि वो महंगाई पर कंट्रोल करें और आवाम को रिलीफ दें। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज इस्लामाबाद। सिंध हुकूमत ने विफाक से जजीरों से मुतालिक ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा कर दिया। काबीना ने वाजे किया, ऑर्डिनेंस वापस लिए जाने तक विफाक से कोई बात नहीं की जाएगी। वजीर आला मुराद अली शाह ने हुक्म खुराक को 16 अक्टूबर से गंदम रिलीज करने की हिदायत भी की। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कराची के लोगों से माजरत कर ली। बोले, बारिश से जिन जिन का नुकसान हुआ उनसे माजरत करते हैं। दुनिया के किसी भी खित्ते में जब ऐसी बारिशें होती हैं तो ऐसी ही सूरत हाल पैदा होती है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से तिब्बी अमले का कोरोना हेल्थ अलाउंस रोकने के फैसले पर सूबे के मुख्तलिफ शहरों में डॉक्टर्स और नर्सेज समेत तमाम तिब्बी अमले का एहतजाज जारी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस सिंध ने सूबे भर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज का मुकम्मल बाइकॉट कर दिया है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से तिब्बी अमले का कोरोना हेल्थ अलाउंस रोकने के फैसले पर सूबे के मुख्तलिफ शहरों में डॉक्टर्स और नर्सेज सरापा एहतजाज हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस सिंध ने सूबे भर के सरकारी हॉस्पिटल्स की ओपीडीज का मुकम्मल बाइकॉट कर दिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा ने असनाद सिफारिशत पेश की। इस मौके पर सदर का कहना था कि उम्मीद है कि नामजद सफीर बाहमी मुआशी, सियासी, सकाफती और सिफारती ताल्लुकात समेत तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजीद बनाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ब्राजील, डेनमार्क, स्वीडन, यूनान, हंगरी और यूक्रेन के नामजद सुफरा ने एक तकरीब में असनाद पेश की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नए सफीरों को मुबारकबाद पेश की। सदर आरिफ अलवी का कहना था पाकिस्तान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में तमाम दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात के फरोग के लिए मजीद ख्वाहा है। सदर मुमलिकत ने सुफरा को हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के बारे में आगाह किया, जिससे कोरोना के तदारुक में मदद मिली। सदर आरिफ अलवी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हुकूक की पामालियों पर भी रोशनी डाली और उन्हें आगाह किया भारत ने अक़लियतों पर जुल्म ढाकर दहशतगर्दी का राज मुसल्लत कर रखा है। अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों का इनखला अमरीकी कौमी मफादात की हिफाजत की जमानत पर होगा। स्टाफ जनरल मार्क मिले ने एक बार फिर वाजे कर दिया, अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों का इनखला हालात के साथ मशरूत कर दिया गया। अमरीकी फौज के चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले ने कहा कि अफगानिस्तान से मजीद अमरीकी फौजियों के इनखला का इन्हिसार तशद्दुद में कमी और फरवरी में तालिबान के साथ तय पाई गई शराइत पर होगा। उनका कहना था कि सोच समझ कर और जिम्मेदारी के साथ जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। फरवरी में होने वाले मुआहदे के बाद अमरीकी फौजियों की तादाद पहले ही 12,000 से कम कर दी गई है। गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान से मजीद अखराज कम करने का ऐलान किया था। नाइंसाफी, नस्ली इम्तियाज और पुलिस का पुरतशद्दुद रवैया नामंजूर। अमरीका में एक बार फिर मुजाहिरे फूट पड़े। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की। मज़ाहमत पर 28 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर चिड़ियाघर में एक और चीता हलाक हो गया। 2 दिन कबल चिड़ियाघर में चीतों की लड़ाई हुई थी। लड़ाई में एक चीता हलाक, एक जख्मी हुआ था। जख्मी चीते को इंजेक्शन भी लगाए गए मगर बच न सके। और अब आपको खेल के मैदान से खबर दें कि कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाह उल हक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज के लिए टीम सिलेक्शन पर इब्तिदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली है। मिसबाह उल हक ने रावलपिंडी में नेशनल T20 कप के दौरान सिलेक्टर्स से मुशावरत की। चीफ सेलेक्टर इससे कबल मशावराती अमल के लिए रावलपिंडी गए। वहां उन्होंने खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। कौमी टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर ने इस मौके पर सूबाई एसोसिएशंस के कोचेस और सिलेक्शन कमेटी के अराकीन से मशावरत की। हेड कोच इस दौरान 2-3 बैट्समैनों की कारकर्दगी से मुतासिर हुए, जबकि दीगर बैट्समैनों की तसलसल के साथ परफॉर्म न करने पर तशवीश का इजहार भी किया। मिसबाह उल हक ने बॉलर्स के पावर प्ले और डेथ ओवर्स में मौसर साबित न होने पर तशवीश का इजहार किया, जबकि बॉलर्स की फिटनेस भी मुतासिर कुन नहीं। इससे पहले हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने मुल्तान में भी खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लिया था। जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान नेशनल T20 कप के बाद किया जाएगा। दूसरी जानिब जिम्बाब्वे पहले ही दौरे पाकिस्तान के लिए अपने 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर चुका है।
बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।